सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, और इसमें हमने पिछले सेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है। तो ये देख लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज ई। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो दिया हुआ है, इसको बोला है ई, तो हम बोलेंगे ठीक है ई। अब देखो आगे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इसका मतलब क्या है? और उसको घुमाने वाली कोई फोर्स नहीं, वो पहले से जो घूम रहा है वही घूम रहा है। और जब जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं रहता है तो कौन सी चीज कंजर्व होती है? कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो और देखो आगे क्या दिया हुआ है। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज हाफ, मतलब पहले मास m था, अब जो न्यू मास है m डैश, वो कैसा है? m/2। एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन इज डबल। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन रहता है जिसको हम डिनोट करते हैं k से। इसको क्या कर दिया, k डैश को डबल कर दिया। रेडियस ऑफ गायरेशन हमने पढ़ा था, वो क्या बताता है? अब जैसा हमने नॉर्मल बॉडी जब वो रेस्ट पे है तो उसका सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की थी, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेंटर ऑफ मास के रिलेशन में ही बात करता है, लेकिन कौन से बॉडी के? रोटेटिंग बॉडी के। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लो एक रॉड है, हॉलो रॉड है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा नहीं आधा, और वो रॉड को हम एक एक्सिस से ऐसे घुमा रहे हैं, तो उसमें पानी का मोशन किधर होगा? सेंटर के तरफ के सेंटर से दूर? सेंटर से दूर रहेगा, मतलब पानी इधर मूव हो जाएगा। अगर पानी इधर मूव हो रहा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा, हमने ये पढ़ा है सेंटर ऑफ मास कहां मूव होता है? जहां मास ज्यादा है। तो जब बॉडी घूमती है तो उसका ऐसे पॉइंट भी जो नियरली सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट करेगा वो थोड़ा सा बाहर मूव हो जाता है, वो एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं रहता। तो उसको क्या नाम दिया है? रेडियस ऑफ गायरेशन। और कौन से सिंबल से लिखते हैं उसको? के से लिखते हैं उसको। और उसको निकालते कैसे? उसका फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें हम क्या रख देते हैं? एम के स्क्वायर, या के का फॉर्मूला अगर बनाना है यहां से तो अंडर रूट आई बाय एम, ऐसे हम ये निकाल सकते हैं के की वैल्यू। इसका आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, तो ये ध्यान रखना है इसका। ये देखो बस वैल्यू पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई की जगह एम के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब इसमें से ई की वैल्यू क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे मास कितना दिया है? मास, फाइनल मास कितना हो गया? m/2, तो यहां लिख दूंगा मैं m/2। और k डैश कितना है? 2k, तो यहां 2k का स्क्वायर हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आंसर बचेगा? 1/2 इंटू m/2, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखो 2 1 जा 2 2 जा। अब मैं ये 2 को डिवाइड नहीं करने वाला हूं, क्यों? ये देखो हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म इतना लिख दिया मैंने, हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये 2 बचा हुआ है अभी, कौन सा? ये वाला, तो इसको मैं इंटू 2 लिख दूंगा। अब ये हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ये हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को ई बोला हुआ है, तो मैं इसकी जगह लिख लूंगा ई। तो आंसर क्या आएगा? 2e। तो 2e है क्या ऑप्शन में? यस, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ मास और के की वैल्यू जो भी दिया है वो पुट कर देना था, आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसमें क्या हो सकता है और वेरिएशन? बस नंबर चेंज हो सकते हैं। जहां पे यहाँ पे m/2 दिया है m/3 हो सकता है, 2m/5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है। द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज चेंज so that the moment of inertia decreases by 36%. The percentage change in radius of gyration is, तो हमको क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, पहले था आई, बाद में चेंज हो गया, कितना हो गया? कितना कम हो गया? 36% कम हो गया, तो बचा कितना? तो बचा 100 माइनस 36, मतलब 64% बचा। 64% को क्या लिखेंगे हम? 64/100 आए, और इसी को क्या लिख सकता मैं? 0.64 आए। ये फाइनल वाला बचा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कौन सा था? इनिशियल तो आई है, ठीक है, और फाइनल कितना आ गया? 0.64 आए। अब परसेंटेज चेंज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है?
परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, किसका परसेंटेज चेंज निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो मैं लिखूंगा के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल इंटू 100। अब के का फॉर्मूला है क्या हमारे पास, के का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास आई का फॉर्मूला है। क्या है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहां से के का फॉर्मूला क्या बनेगा, के इज इक्वल टू रूट आई बाय एम। अब मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं, तो मास को हम साइड में रख देंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज पूरे। तो बचेगा क्या, रूट आई। तो यहां पे के फाइनल की जगह मैं क्या लिखूंगा फिर, रूट आई वन। मास भी है लेकिन मास सब में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। तो यहां आएगा रूट आई एफ माइनस रूट आई इनिशियल अपॉन रूट आई इनिशियल इंटू 100। आई फाइनल कितना है 0.64 आए, उसका रूट लेना है, माइनस आई इनिशियल कितना है, आई है सिर्फ, तो यहां लिखेंगे रूट आई डिवाइड बाय रूट आई इंटू 100। तो यहां बचेगा आपका रूट 0.64 आई माइनस रूट आई डिवाइड बाय रूट आई इंटू 100। तो अब रूट आई कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो यहां बचेगा रूट 0.64 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट आई इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज चेंज का आंसर आने वाला है। तो रूट आई तो क्या बचेगा, इसका रूट बताओ, 0.8 माइनस 1 इंटू 100। इसका आंसर माइनस 0.2 इंटू 100 माइनस 20%, मतलब 20% डिक्रीज होने वाला है। तो है क्या ऑप्शन में, डिक्रीजेस बाय 20%। तो ये आंसर है इसका। क्लियर है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड इन रोटेशनल मोशन। तो अब क्या करने वाले हैं, हम ऐसे एक रॉड लेने वाले हैं, उसको ऐसे एक जगह से फिक्स कर देंगे। अब मैं यहां से रॉड को ऐसे पकड़ूंगा और कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो रॉड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे ऐसे। अब ये जब नीचे आ रही है तो रॉड क्या सीधी गई, नहीं, रॉड घूमते हुए आई ऐसे नीचे, तो रोटेशनल मोशन हुआ। तो ये जब रॉड घूमी, रॉड मूव हो रही है, जब भी कोई बॉडी मूव होती है तो कौन सी एनर्जी होती है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे भी हम बताएंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, mgh। ठीक है, तो यहां पे वो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है। और ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे क्यों आ रहा है, क्या मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया है, फिर क्यों नीचे आ रहा है, इसके वेट की वजह से। और वेट कौन से टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव के नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव फोर्स में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वही यहां करना है, वो हमने इससे पहले भी किया है वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो उसमें क्या था, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी में कितने टर्म्स आते हैं, दो टर्म्स आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वही काम करना है इसमें। अब ये देखो इसमें कैसा आने वाला है, तो एक रॉड बना लेंगे हम यहाँ पे। अब मान लो ये ऐसी रॉड है और उसको हमने क्या किया है, यहां पे फिक्स कर लिया है, पाइवट पॉइंट रख दिया है। रॉड का लेंथ L है, रॉड का मास M है। ठीक है, अब ये रॉड नीचे आने वाली है, तो हमको बोला है कि इसमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो, इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालो। तो अब देखते हो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का कुछ रिलेशन है, क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये तो एक फॉर्मूला लगने वाला है और यहां से एक फॉर्मूला मिलने वाला है। तो देखते हैं यहां से क्या फॉर्मूला मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चीज, ये रॉड कहां तक आए। अब ये रॉड हमको बोलेगा कि यहां तक आया तो निकालो या फिर यहां तक आया तो निकालो। ठीक है, तो ये जो भी पोजीशन चेंज होगा उसके हिसाब से आंसर भी चेंज होगा। तो अभी चलो मैं ले लेता हूं कि आपको रॉड लेना है यहां तक। अब ये रॉड मूव होके यहां तक आ गया ऐसे कुछ, तो मतलब ये कैसा मोशन हुआ रॉड का, ऐसा मोशन हो गया है। ठीक है, तो जब ये ऐसे हो तो रॉड घूमते हुए आया, क्या रॉड सीधा नीचे आ गया ऐसा, नहीं, ये फिक्स पॉइंट तो ऐसे घूमते हुए आया। तो ये कौन सा एग्जांपल है, रॉड फिक्स एट वन एंड। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml स्क्वायर बाय 3। तो यहां पे ml स्क्वायर बाय 3 आंसर था। तो अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मालूम है। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब यहां पे बताओ मेरे को, ये हमारा ये कौन सा सरफेस है, यहाँ पे एक हम ये सरफेस बना लेंगे ऐसा कुछ। तो ये हमारा रेफरेंस सरफेस है, यहाँ हाइट 0 कंसीडर कर रहे हैं हम, यहाँ हमारी हाइट है 0। अब इसमें फॉर्मूला बनाते हैं, टोटल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब इनिशियली तो बॉडी रेस्ट पे है, तो रोटेशन भी नहीं हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो है। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है क्या? बिल्कुल है। ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, इसका पोटेंशियल एनर्जी कहां आएगा? mgl नहीं आएगा, mg यहां पे इसका मास हम बोलेंगे यहां है, तो ये लाइन कितना है? l/2, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आने वाला है? mg इंटू l/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होने वाली है, कितना होने वाला है पता नहीं, वही निकालना है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई की वैल्यू क्या रखने वाले हैं हम? रॉड एक एंड पे फिक्स है, ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, तो ये आने वाला है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो नहीं है, जीरो तो यहां पे होगा, तो यहां पे मास m, ये फिर से l/2, तो आएगा आंसर -l/2 माइनस mg इंटू l/2। तो ये देखो अब आंसर कैसे आएगा, तो ये mgl/2 उधर गया तो प्लस mgl/2, mgl/2 प्लस mgl/2, 2mgl/2 मतलब mgl। और यहां पे क्या बचा? हाफ। आई की वैल्यू m l स्क्वायर बाय 3, और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, तो m m कैंसल, एक l कैंसल, l नीचे जाएगा, 3 टू 6 ऊपर जाएगा, तो यहां आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 6g बाय l। तो ओमेगा का आंसर क्या आएगा? ओमेगा का आंसर आ जाएगा √6g बाय l। अब हमको ओमेगा के साथ साथ v भी पूछा था, तो v कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रख दो इसमें, तो आंसर आ जाएगा। अब आर क्या लेंगे? अब यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि कौन से पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है। तो अगर आपको बोला क्वेश्चन में कि इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या रखेंगे? आर की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू, तो यहां पे ये रखना पड़ेगा एल। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालो बोला होता तो l/2 रखते। ठीक है, अगर इसका भी आधा वैल्यू रखूंगा बोला होता तो l/4 रख देते। तो यहां पे ऐसे आपको क्वेश्चन में रहेगा, आगे हम क्वेश्चन करेंगे ऐसा। क्या ये क्लियर है? अभी यहां पे पूरा बोला है हमको यहां पे, तो ये l रख देना है यहां पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? v का l√6g बाय l। तो उसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं बोला पॉइंट ए का वेलोसिटी निकालो, तो यहां पे आएगा va इज इक्वल टू l√6g बाय l। इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर? √l इंटू √l, एक एल कैंसिल, क्या बचा? √6gl। तो ऐसे कुछ आंसर आ जाएंगे इसका। ठीक है, अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब ये देखो सेम क्वेश्चन दिया है बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या है? अ थिन मीटर स्केल is kept vertical by placing one end hinge to the floor. It is allowed to fall. Calculate the velocity of upper end. कहां की वेलोसिटी पूछा है? यहां की पूछा है, अपर एंड की। कहां पे? व्हेन इट हिट द फ्लोर। फ्लोर मतलब यहां पे हिट किया उसने, तो यहां पे जब हिट किया तो इसकी वेलोसिटी निकालो, स्मॉल v की वैल्यू। ये देखो रोलिंग मोशन क्या होने वाला है, तो एक बॉडी रोल हो रही है, इसका आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्या आपने सुना है रोल होना? तो रोल या फिर रोल करना, अगर एक पेपर है उसको रोल कैसे करते हैं हम? तो उसको ऐसे रोल करते हैं। अब ये रोल करने में क्या होगा? या फिर मान लो ये पेन है, मेरे को ये पेन को रोल कराना है, तो मैं पेन को रोल कैसे कराऊंगा? मान लो एक ऐसे ये सरफेस है, तो ये पेन को रोल कराना है, तो इसको ऐसे आगे रोल होगा ये। तो जब ये मैं रोल कर रहा हूं इसको, तो यहां पे दो मोशंस हो रहे हैं। तो ये दो मोशंस कौन से हो रहे हैं? तो ये पेन आगे भी बढ़ रहा है और ये पेन गोल भी घूम रहा है। तो ये रोलिंग मोशन में दो टाइप के मोशन आने वाले, एक तो लीनियर मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन। अब यहां पे ये दोनों मोशन कैसे होने वाले हैं, ये देख लो ध्यान से। ठीक है, हाँ इधर, तो ये देखो एक हम बॉडी ले लेंगे। अब जो रोल होने वाली बॉडी है वो लेंगे, इसमें हम क्यूब नहीं लेंगे, क्योंकि क्यूब रोल होगा क्या आसानी से? नहीं होगा। इसमें जो सर्कुलर शेप बॉडीज है वही आएंगे, जैसे रिंग, डिस्क, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। नॉर्मली यही रहते हैं, स्फीयर भी ले सकते हैं, क्योंकि स्फीयर में बॉल वगैरह केसेस आ जाते हैं। स्फीयर में भी दोनों कौन से? हॉलो और सॉलिड। ठीक है, तो ये देखो यहां पे अब आगे क्या होने वाला है,
तो यहां पे मैं बोलूंगा पहले तो ये एक बॉडी है मेरे पास, मान लो ये रिंग है या डिस्क है, और ये डिस्क को मेरे को मूव कराना है। सॉलिड कोन भी हो सकता है, लेकिन कोन के हमको एग्जांपल नहीं है, सिलेबस के बाहर है वो, ठीक है। अब ये देखो यहां पे मैं ये जो डिस्क है, ये डिस्क को सीधा मूव करा रहा हूं, मतलब ये डिस्क को ऐसा उठा के ऐसे मूव करा रहा हूं मैं। तो ये कौन सा मोशन हो गया? लीनियर मोशन हो गया। ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास किधर? डिस्क के सेंटर पे। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये डिस्क को हम ऐसे मूव करा रहे हैं, तो ये वेलोसिटी किसका है? सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। ये एक टाइप का मोशन हो गया। ये कौन सा मोशन हुआ? इसको हम बोलेंगे प्योरली लीनियर की जगह और कौन सा वर्ड यूज होता है? ट्रांसलेशनल। तो इसको हम बोलेंगे प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। अब दूसरे टाइप का मोशन देखते हैं, तो फिर से वही डिस्क है मेरे पास। अब लेकिन ये डिस्क, हाँ इधर, अब लेकिन ये डिस्क सीधा नहीं चल रही है, अब ये डिस्क गोल घूम रही है। तो ये जब गोल घूमेंगी तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी आएंगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के सिंबल क्या है? ओमेगा। तो अब मैं बोलूंगा ये बॉडी ऐसे घूमने वाली है ओमेगा से, ठीक है। तो ये जब बॉडी घूमेंगी ओमेगा से, तो क्या हमारे पास v का और r ओमेगा का फॉर्मूला है? बिल्कुल, अभी देखा था हमने। तो ये जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, ये हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है। इस पॉइंट पे इधर v का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे नीचे, इस पॉइंट पे लेफ्ट में, और इस पॉइंट पे ऊपर। तो ये ऐसा, ये v का फॉर्मूला हर जगह चेंज होता रहता है। क्लियर है? अब अगर मैंने ये दोनों मोशंस को मिला दूं, इसको हम कौन सा मोशन बोलेंगे? प्योरली रोटेशनल मोशन। चलेंगे हम। तो ये है हमारा प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाएगा? रोलिंग मोशन। अब इसमें एक गलती हो सकती है। गलती क्या हो सकती है? आपको करना है रोलिंग मोशन, लेकिन वो सरफेस इतना स्मूथ है, उसमें कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो भी क्या हो सकता है? बॉडी स्लाइड भी हो सकती है। स्लाइड के लिए और वर्ड होता है स्लिप या फिर स्किड, SKID, ठीक है। तो यहां पर बॉडी स्किड भी हो सकती है, स्लिप भी हो सकती है। अब वो कब स्किड होंगी, कब स्लिप होंगी, उसके हम कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। अब वो कंडीशन में एक खास बात होने वाली है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं ये डिस्क आगे बढ़ रही है, तो क्या इसका हर पार्टिकल आगे बढ़ रहा है? और इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इतनी है VCOM, तो मैं बोल सकता हूं इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी उतनी ही है। इसमें अगर मैं ये ऊपर वाला पार्टिकल लूं, इसकी वेलोसिटी कितनी आएंगी? आगे VCOM। इसमें इधर पार्टिकल की वेलोसिटी आगे VCOM, ये पार्टिकल की आगे वेलोसिटी VCOM, और इस पार्टिकल की भी आगे VCOM। तो हम पहले ये चार पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, फिर एक पार्टिकल कोई भी एंगल पे होगा थीटा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर वो बॉडी गोल घूम रही है तो दोनों वेलोसिटी लगने वाले हैं। अब दोनों वेलोसिटी जब लगेंगे तो देखो कैसे आंसर आएगा। तो यहां पे कुछ ऐसे आंसर आएगा। अब ये देखो, ये बॉडी है यहां पे, अब ये रोल होने वाली है, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों चीजें आने वाले। तो अब ये देखो, ये पॉइंट्स को नाम देते हैं A, B, C और D। अब यहां पे क्या होने वाला है देखो ध्यान से। तो मैं पहले पॉइंट सी की बात करता हूं। पॉइंट सी पे टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर? ऐसे आगे, और यहां पे सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी इधर ही आने वाली है VCOM। अब इनको आपको करना है ऐड। तो ये वेलोसिटीज है। वेलोसिटी स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? वेलोसिटी वेक्टर है, तो आपको एडिशन भी कौन सा करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। अब जब वेक्टर एडिशन करना है तो दोनों के बीच में एंगल भी देखना पड़ता है। तो यहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो जब दोनों के बीच में एंगल 0, हमको रिजल्टेंट निकालना आता है क्या? कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट? अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यहां पे थीटा कितना है? 0, तो यहां cos 0 1। तो A² प्लस B² प्लस 2AB, A प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा? A प्लस बी। मतलब ये दोनों वेलोसिटी को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं हम। तो पॉइंट सी पे मैं लिखूंगा टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसका मैं लिख लेता हूं आर ओमेगा प्लस VCOM। क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये हो गई कौन से पॉइंट की बात? पॉइंट सी की बात होगी। अब पॉइंट बी पे भी आ जाते हैं।
अब पॉइंट बी पे देखो कैसा है, अब ये मैं बोल रहा हूं ऐसे आगे घूमने वाला है, तो पॉइंट बी पे इधर आएगा कौन सा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास की तो इधर ही रहने वाला है। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहां डाल दो, तो आपका आंसर दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, और रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट वी टी स्क्वायर प्लस वी सी ओ एम स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट बी पे टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रख देंगे फिर से, तो आर ओमेगा का स्क्वायर प्लस वी सी ओ एम का स्क्वायर, और ये टर्म आएगा क्या, ये टर्म जीरो हो जाएंगे, कॉस 90 जीरो है, ठीक है। तो ऐसा इसका कुछ आंसर आने वाला है, तो यहां पे आ गया। अब ये पॉइंट डी पे भी देखो कुछ ऐसे ही आएगा, ये जब ऐसे घूम रहा है तो पॉइंट डी पे इधर आएगा वेलोसिटी टेंजेंशियल, और ये इधर है सेंटर ऑफ मास वाली, फिर से आएगा कितना, लेकिन इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आने वाला है, ठीक है, और वो भी इतना ही आने वाला है, तो मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा पॉइंट डी पे, मैग्नीट्यूड इतना ही आने वाला है। अब कौन सा पॉइंट बचा, अब बचा पॉइंट ए, पॉइंट ए पे टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर होने वाली है, पीछे लेफ्ट साइड, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किधर है, राइट साइड, तो अब इनके बीच में एंगल कितना है, 180, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, ए मतलब फर्स्ट फोर्स माइनस सेकेंड फोर्स। अब ये देखो इसमें मैं बोल रहा हूं पॉइंट ए पे टोटल वेलोसिटी कितना आएगा, वही यहां पे वी सी ओ एम माइनस वी, ये आर ओमेगा लिख लेंगे इसको, तो ऐसे कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने चारों पॉइंट पे वेलोसिटी तो निकाल लिए, तो ये चारों पॉइंट में से मैं वापस से लिख देता हूं जल्दी से, वेलोसिटी क्या क्या आई थी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी, दोनों का एडिशन वीटी प्लस वी सेंटर ऑफ मास, और वीटी की जगह आर ओमेगा लिख देंगे हम। अब यहां पे वेलोसिटी एट पॉइंट बी अंडर रूट वी टी स्क्वायर प्लस वी सी ओ एम का स्क्वायर, और यही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी डी पे भी आने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन दोनों का अलग अलग रहेगा, इसका यहां कुछ आएगा डायरेक्शन और इसका कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब पॉइंट ए का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए पे देखो वेलोसिटी कैसे आएंगी, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे है और टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे है, तो अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी माइनस टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आर ओमेगा, ठीक है। अब ये देखो यहां चिन्ह करना पड़ेगा कि एक यहां पे सिलेंडर है और ये सिलेंडर रोल होता हुआ जा रहा है, अब ये जो सिलेंडर रोल होता हुआ जा रहा है इसमें इसका जो नीचे का पॉइंट है उसके पास आगे वेलोसिटी है, तो वो आगे खिसक जा रहा है ऐसा, और हमको उसको खिसकाना नहीं, हमको रोल करवाना है, ठीक है। तो रोल करवाने के लिए वो नीचे के पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, नीचे के पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जीरो, लीनियर भी कौन सी, टोटल वेलोसिटी, तो टोटल वेलोसिटी में ये दो टर्म्स है, तो ये दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, जीरो। अगर ये ज्यादा आ गया तो कहां स्किड होगा, आगे स्किड होगा, और अगर ये ज्यादा हो गया तो पीछे स्किड होगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्किड, बैकवर्ड स्किड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इन विच केस देयर विल बी फॉरवर्ड स्किडिंग, तो फॉरवर्ड स्किडिंग कब हो सकता है, जब वी सी ओ एम ज्यादा है किससे, वी टेंजेंशियल से, और बैकवर्ड स्किड कब होगा, जब वी टेंजेंशियल ज्यादा है वी सी ओ एम से, नहीं स्लोप स्लोप लग सकती है, लेकिन मान लो अब ऐसा सीधा सरफेस है और मैंने उसको ऐसा ये किया, मूव किया, तो वो स्लिप कब होगा, अब वो सरफेस पे फ्रिक्शन पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्लिप करने के लिए वो तो रहेगा ही, अभी हम वो आगे देखने वाले हैं स्लोप पे क्या होगा, स्लोप पे भी दोनों चीजें हो सकते हैं, स्लोप पे भी स्लिप भी हो सकता है और स्किड भी हो सकता है। स्लोप पे स्लिप कब होगा, जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन जीरो होगा तो पूरा स्लिप होते हुए नीचे आएगा, और रोल बहुत कम होगा या नहीं के बराबर होगा, ठीक है, हम बोलेंगे नहीं होगा, तो इस पे रोल होने के लिए फ्रिक्शन का होना जरूरी है, ये हम एग्जाम्पल आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे मैं बोलता हूं फॉर नो स्किडिंग, बैकवर्ड स्किड, बैकवर्ड स्किड का मतलब क्या है, ये ऐसा मूव होते होते थोड़ा पीछे खिसकेगा और फॉरवर्ड स्किड में आगे खिसकेगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है।
तो ये देखो, लेकिन बैकवर्ड स्किड नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। हमारे रियल केस में आगे स्किड हो सकता है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है तो आप प्रोजोन में देख सकते हैं। प्रोजोन में किधर एक चीज है, एक जगह जिसका नाम है बोलिंग एली। बोलिंग एली मतलब एक बड़ा सा बॉल होता है जिसमें 3 होल्स होते हैं, उसको पकड़ के ऐसे फेंकते हैं। उसको पकड़ के जब फेंकते हैं तो उसमें दोनों मोशन होते हैं, उसमें स्किड भी होता है वो, और थोड़ा थोड़ा रोल भी होता है। तो हमको यहाँ पे प्योर रोलिंग चाहिए। प्योर रोलिंग होना है तो स्किड होना चाहिए क्या? स्किड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर हमको वो बॉलिंग बॉल को बिना स्किड हुए फेंकना है तो कैसा फेंकना पड़ेगा? नीचे रख के ऐसा ढकेलना पड़ेगा उसको। वैसा ढकेलेंगे तो जेंगा भी क्या मालूम वहां तक। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगर मैं बोल रहा हूं इफ आई वांट नो स्किडिंग एट पॉइंट ए, तो ये दोनों वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए? सेम। पॉइंट ए की टोटल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। वो कब होगा? ये 0 हो जाएगा। ये इधर भेज दिए तो v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v टेंजेंशियल। v टेंजेंशियल कितना है? आर ओमेगा। अब ये तो हमने की वेलोसिटी की बात। सेम तरह पे हम कर सकते हैं एक्सेलरेशन की बात। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी दो आएंगे, कौन कौन से? एक सेंटर ऑफ मास का, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास का तो ACOM लिख देंगे हम यहाँ पे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है कि हमारे पास क्या है? आर अल्फा। AT इज इक्वल टू आर अल्फा है। अब फिर ये अल्फा का फॉर्मूला और कहां लगा सकते हैं? टॉर्क में। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। फिर वहां से ये सब फॉर्मूले रिलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब देखो इसमें टर्म्स कैसे लगने वाले समझ में आ गया। ए सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये नॉन स्लिपिंग के केस में ये होने वाला है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है देखो। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं कैसा आने वाला है। तो यहां पे कुछ ऐसा बना लेंगे हम सर्कल, और यहां पे आपको कुछ पॉइंट दिया जाएगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। और आपको बोला रहेगा कि ये बॉडी रोल हो रही है। अगर ये बॉडी रोल हो रही है तो ये चारों पॉइंट में से सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी रहेगी? अब ये कैसे निकालेंगे? अब ये मान लो कुछ चीजें दी गई है आपको। क्या चीजें दी गई है? ये सबका सेंटर से डिस्टेंस सेम दिया गया है। इनका सबका डिस्टेंस मान लो r है। अब किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी? पॉइंट सी की। क्यों? क्योंकि पॉइंट सी पे अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो आगे है, टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर रहेंगी इस पे? इस पे देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ ऐसे रहेगी। अब ये पॉइंट अगर मैं ऐसे ज्वाइन किया तो ये ऐसे कुछ रहेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर रहेंगी, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर, और इस पॉइंट पे इधर रहेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे कुछ ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आने वाला है। अब रेडियस तो सेम है, ओमेगा का आंसर भी सेम ही रहेगा, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो निकालेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब रिजल्टेंट कैसे? ये देखो कैसे। तो ये एंगल आपका थीटा है, यहां पे इसके साथ ये एंगल लेना है। अब इसका एंगल कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर्स में हमने सीखा था जब जब एंगल निकालना है तो क्या मिला हुआ होना चाहिए? टेल से टेल। तो इसको कॉपी करके यहां पे रख देंगे। तो ये देखो ये एंगल कितना आने वाला है? ये बहुत ज्यादा एंगल आने वाला है। और कॉस में एंगल बढ़ाते गए तो वैल्यू कम होती जाती है। तो जितना एंगल ज्यादा रहेगा उतनी वैल्यू कम रहेगी। तो सी की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बी की उससे कम, ए की उससे कम और डी की सबसे कम। क्यों ऐसे? देखो लॉजिकल भी है कि ये वेलोसिटी आगे लिख जा रही है सेंटर ऑफ मास की, और ये वेलोसिटी इसको पीछे ढकेल रही है, तो इसकी स्पीड कम होगी, और जितना ज्यादा अपोज करेंगे उतनी स्पीड कम रहने वाली है। अब देखो यहां थोड़ा बहुत तो सपोर्ट हो रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ सकता है और वो कंपोनेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा? ये सी पॉइंट की सबसे ज्यादा, उससे कम बी की। उससे कम क्यों मैं बोल रहा हूं बी की? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये भी इसको सपोर्ट ही कर रहा है। अब इसका देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, तो ये इसको अपोज करने वाला है, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, तो ये भी इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ आंसर आने वाला है। यहां तक क्लियर है? तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटीज। तो हम क्या लिखेंगे? वीसी सबसे ज्यादा है, उससे कम कौन सा है? वीबी। उससे कम कौन सा है? वी। और सबसे कम कौन सा है? वीडी। तो
तो ऐसा कुछ आंसर इसका आने वाला है। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है आंसर, क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा फॉर्मूला है, रेडियस बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, रेडियस कम करेंगे वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा तो सेम रहने वाला है पूरी बॉडी का, तो ये डिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। क्लियर है यहां तक? इसमें कुछ डाउट है? तो अब चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमको निकालना है एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू। अब एक्सेलरेशन की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आएंगी तो देखते हैं उसको। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इसमें देखो आगे कैसे बढ़ना है। तो आगे हम इसमें बढ़ेंगे, इसी सिलेंडर को, ऐसी डिस्क को इंक्लाइन प्लेन पर रख देंगे और इसमें इंक्लाइन प्लेन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो इंक्लाइन प्लेन पे क्या होने वाला है। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया था हमारा, ये एक क्वेश्चन बचा हुआ था उसमें, तो ये होमवर्क के लिए आपका। देखो इसमें क्या है, तो इसमें यहां फिक्स किया है, यहां से छोड़ दिया है, तो जब नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी निकालना है। तो इसका तो सीख लिया हमने। यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। हॉरिजॉन्टल पे हाइट जीरो है, ठीक है। तो ये जब नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आएंगी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये रोलिंग मोशन का ही पार्ट चल रहा है हमारा। तो ये देखो यहां पे अब मैं एक स्लोप बना लूंगा, एक प्लैंक बना लूंगा, एक सरफेस बना लूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एक डिस्क लेकर डिस्क को यहां पे ऊपर रख के छोड़ दूंगा मैं। जब मैं इसको यहां पे टॉप पोजीशन पे रख के छोड़ूंगा तो ये डिस्क ऑटोमेटिकली नीचे आएंगी। क्यों नीचे आ रही हो? कौन बोल रहा है इसको नीचे आने के लिए? उसका वेट। अब ये देखो वेट का भी कंपोनेंट्स लगेंगे, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में भी किया था। तो इसका मास मान लो m है और ये एंगल थीटा है, तो ये नीचे कितना फोर्स? mg। इसका इधर कंपोनेंट कितना आया था? mg साइन थीटा। अगर मैं बोलूं कि दिस सरफेस इज वेरी स्मूथ, इट हैज नो रफनेस, तो ये जो डिस्क है ये स्लिप होते हुए नीचे आएंगी, इसमें कोई रोलिंग नहीं होगा। तो फ्रिक्शन का होना रोलिंग के लिए जरूरी है। ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्रिक्शन नेसेसरी फॉर रोलिंग मोशन, तो यस इट इज नेसेसरी, ठीक है। अब देखो मेरे को रोलिंग कराना है तो फ्रिक्शन तो आने वाला है। फ्रिक्शन किधर आएगा? तो फ्रिक्शन कुछ इधर आएगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहां लगता है? अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू म्यू एन। और यहां पे n का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, कैसे? n किधर बनाऊं मैं? n बनाना पड़ेगा इधर, और इसके अपोजिट का भी बनाना पड़ेगा। फिर ये mg साइन थीटा, ये mg cos थीटा, तो इससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हम बनाएंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? mg माइनस mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये देखो यहां पे ये फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब मेरे को ये देखना है कि ये रोटेट भी होने वाला है, तो जब वो रोटेट होगा तो कौन सा फोर्स लग रहा है उसपे? टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। तो ये देखो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा। अब यहां पे देखो फ्रिक्शनल फोर्स किधर है? फ्रिक्शनल फोर्स इधर है और रेडियस ये है इसका। अब इसका कुछ तो रेडियस मान लो स्मॉल आर, तो क्या इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है? तो इसके वजह से ये ऑब्जेक्ट घूमेगा कैसे? ये ऐसे घूमेगा। तो ये हमको मालूम है कि नीचे घूमते घूमते ऐसे ही घूमने वाला है, तो इसके घूमने का रीजन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो ये सीधा नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया आंसर। साइन थीटा कितना है? 90, साइन 91। तो आंसर कैसे आएगा? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। अब ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू एन। या फिर इसके जगह हम और क्या लिख सकते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा। तो यहां से इस फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आई अल्फा बाय आर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहां पे इस फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? आई अल्फा बाय आर, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा देखो, mg साइन थीटा माइनस आई अल्फा बाय आर इज इक्वल टू एम ए। अब देखो क्या आंसर आने वाला है, मास से सबको डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आएगा जी साइन थीटा माइनस
आई अल्फा बाय एम आर इज इक्वल टू ए। अब आई बाय एम के स्क्वायर, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये देखो आंसर कैसे आएगा यहाँ पे, जी साइन थीटा माइनस एम की जगह, हाँ वो भी रख सकते, ठीक है। तो ये देखो आई बाय एम की जगह के स्क्वायर और ये बचा अल्फा बाय आर, यहां तक क्लियर है। अब ए और अल्फा में भी कुछ रिलेशन है क्या, क्या ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो वो भी यहां पुट कर सकते हैं हम। तो अल्फा की जगह क्या रखूंगा मैं, ए बाय आर, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। तो यहां क्या बन जाएगा फॉर्मूला, जी साइन थीटा माइनस के स्क्वायर अल्फा बाय आर एक ना, हाँ अल्फा बाय आर, तो अल्फा की जगह ए बाय आर। तो यहां क्या हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर, क्योंकि पहले से एक आर था। और राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है, राइट हैंड साइड में बचा हुआ है ए। अब इसको यहां भेज दो ताकि ए कॉमन निकल सके, तो यहां भेज देंगे जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय, ये रोलिंग मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे हर जगह लगने वाला है। 1, हाँ ये 1 प्लस हो जाएंगे इधर आके, तो ये 1 प्लस आ गया, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को कुछ बुक्स में बोला जाता है 1 अपॉन बीटा, ये ऐसा बीटा का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये अब इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू बीटा, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये फॉर्मूले पे आगे हर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। इसमें के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, आर रेडियस है नॉर्मल, ठीक है। फिर जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कि कितना जमीन से ऊपर उठाया है, ठीक है। अगर जमीन से कुछ उठाया नहीं तो आंसर, और अगर थीटा 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर सिलेंडर भी है तो सीधी बॉडी सीधी रोड पे रोल नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा कर्व होगा, कर्व नहीं स्ट्रेट रोड होगा स्लोप, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। और इसी पे से हम एक आगे टेबल बनाने वाले हैं, वो टेबल से पहले हम हमारे जितने भी सर्कुलर शेप बॉडीज है सबके के की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं ले रहा हूं पहले रिंग, रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, यहां पे लिख लूंगा मैं रिंग, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। तो के का आंसर क्या आएगा, कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो आई का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम एम क्या दोनों जगह रूट लेंगे तो के इज इक्वल टू आर। तो यहां पे के का आंसर आ गया आर। और ऐसे ही आंसर किसका आएगा, हॉलो सिलेंडर का, यहां पे लिख लेता हूं मैं, यही आएगा हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। अब निकालेंगे डिस्क के लिए, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, के की वैल्यू बताओ, आर बाय रूट टू। देखो कैसे, डिस्क के लिए है एम आर स्क्वायर बाय 2 और यहां आने वाला है एम के स्क्वायर। हाँ इधर बॉयज, तो एम एम गया, रूट लेंगे तो क्या आएगा आंसर, के इज इक्वल टू आर बाय रूट 2। तो यहां आ गया आंसर के का आर बाय, ऐसे ही किसका आंसर आएगा, हाँ इधर आउट, जल्दी से, कुछ नहीं करे, मेरा दिल बोल रहा निकालना, जाओ। अब इससे बढ़ते आगे, ये डिस्क के जैसा किसका आंसर आएगा, सॉलिड स्फीयर, नहीं सॉलिड सिलेंडर। तो यहां पे लिखेंगे सॉलिड सिलेंडर। अब इसके अलावा और कौन सा शेप है हमारे पास, स्फीयर है। कौन का नहीं देखेंगे हम एग्जांपल, स्फीयर का देखते हैं। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। तो बताओ के का आंसर,
के का आंसर आएगा √2/5r और हॉलो स्फीयर के लिए √2/3r आ जाएगा। क्लियर है? के आंसर्स क्लियर है सबके? क्योंकि अब ये के का आंसर आगे यूज में आने वाला है। वो के की वैल्यू हम कहां पुट करने वाले हैं? हम यहां पुट करने वाले हैं के की वैल्यू। अब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये देखो यहीं पे मैं निकाल लेता हूं इसको मिटाकर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आप मेरे को बताओ यहां पे फर्स्ट केस के लिए क्या आएगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना? के इज इक्वल टू आर है यहां पे, तो क्या आएगा आंसर 1। इसमें बताओ के की वैल्यू है r/√2, तो r/√2 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1/2, यहां पे 2/5, ऐसे कुछ आंसर आने वाला है। तो ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का भी आंसर ध्यान में रखना है। अब अगर ये भी निकाल लिए तो इसमें एक चीज बची, वो भी कर लो, 1 प्लस भी कर लो। तो 1 प्लस करेंगे तो बीटा के आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसमें बीटा के आंसर बताओ। इसमें 1 प्लस करना है तो इसमें 1 + 1 2, इसमें 1 + 1/2 3/2 और इसमें 1 + 2/5 7/5 और हॉलो के लिए ये आएगा √2/3 हॉलो स्फीयर, ये था सॉलिड स्फीयर, तो यह आएगा 2/3, यहां आएगा 5/3। ये बीटा के वैल्यूज अब यूज में आने वाले हैं। ठीक है, ये बीटा के वैल्यूज यहां पे रख देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, तो अब देखो अगर हमको पूछता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ हॉलो स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन, तो क्या आंसर आएगा? जी sin थीटा इंटू हॉलो स्फीयर 5/3। तो यहां पे आंसर कैसे आएगा? जी sin थीटा इंटू 5/3। अब इसमें देखो ये जब ऑब्जेक्ट रोल होते हुए आएंगे नीचे, हाँ इधर बाहर जल्दी से फास्ट, तो यहां पे बढ़ते हैं हम आगे। तो यहां पे 1 में निकालना पड़ेगा आंसर, तो क्या आएगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का आंसर क्या है हमारा? ये सबके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के आ गए। अब बीटा का फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहां लिख भी लेता हूं मैं। बीटा का फॉर्मूला है 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 आ गया, तो इसका आंसर कहेंगे 1/1 प्लस 1 1/1 प्लस 1, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा आंसर? 1/1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3। इसका 1/1 प्लस 7/5, 1 प्लस ये ऐसा, तो इसका आंसर आएगा 5/7 और इसका आंसर आएगा 3/5। अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है आगे। ये जो बीटा के वैल्यूज है, अगर ये आपने याद रख लिए तो इसका आपका हर क्वेश्चन का आंसर विद इन 20 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये बीटा के वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे इनके। अब देखो इसका यूज कैसे होने वाला है, कहां होने वाला है, तो ये एक टेबल में ही पूरा आंसर आने वाला है। अब इसमें कुछ अलग चीज भी है। अब ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी टोटल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, तो ये क्या है पहले देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे मास, तो टोटल मास आएगा, वेलोसिटी किसका आएगा? सेंटर ऑफ मास का। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो हमको मालूम ही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो हमको मालूम ही है। तो ये हो गया लीनियर और रोटेशनल। रोलिंग के लिए निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में दोनों भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, तो दोनों को ऐड कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हाफ कॉमन ले सकते हैं हम, वेलोसिटी की जगह क्या रख सकते हैं? आर ओमेगा रख सकते हैं, और यहां पे भी आई की जगह क्या रख सकते हैं? एम के स्क्वायर। फिर वो सब वैल्यूज आ जाएंगे वापस, कौन सा? एम के स्क्वायर रखेंगे, फिर के की वैल्यू में क्या रखने वाले हैं? वो बीटा वगैरह सब वापस से यहाँ आने वाला है। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। अब ये देखो हमको क्या पूछा रहेगा, तो ये ट्रांसलेशनल समझ में आ गया, रोटेशनल समझ में आ गया, टोटल भी समझ में आ गया। अब हमको पूछता रहेगा कि मान लो हमने कुछ तो एनर्जी दिए, वो एनर्जी में से कितना पार्ट उसके काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ और कितना पार्ट रोटेशनल में कन्वर्ट हुआ। तो मान लो
ठीक, हमारा यहाँ पे 100% एनर्जी थी, 30% गई ट्रांसलेशनल को, तो रोटेशनल को कितनी गई 70%। तो ये परसेंटेज निकालने का अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर आने वाला है हमारा। कहां से? वो टेबल से। ठीक है, अब देखो टेबल से कैसे आंसर आएगा। तो यहां पे आ जाते हैं टेबल पे। अब हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली है सबकी। रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए कितना आया था 1/2। तो यहां लिख लेंगे हम बीटा की वैल्यू 1/2। डिस्क के लिए 2/3, 2/3 था क्या 2/3। ये 5/7 और 3/5, 5/7 हॉलो के लिए था क्या सॉलिड के लिए था सॉलिड के लिए था। तो ये 5/7 यहां आने वाला है और यहां पर 3/5। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, ये निकालना है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा है क्या, कितना है, ये इतना है अपॉन टोटल। तो टोटल ये है, तो इसको कर दो डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो इसका आंसर आएगा हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर डिवाइड बाय ये पूरा। तो यहां पे आएगा हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां पे आई की और वी की वैल्यू पुट कर देता हूं। हाँ इधर, तो अब ये देखो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो एम एम भी एम अभी कैंसिल नहीं होगा, अभी एम कैंसिल आगे होने वाला है। देखो कैसे, यहां पे बचा एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर अपॉन यहां पे एम वी सेंटर ऑफ मास का क्या लिख लेंगे आर ओमेगा। तो यहां पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये भी वी की जगह आर ओमेगा लिख देते हैं। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखो इसका आंसर क्या आने वाला है। अब सब में से एम कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, आर स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं हम, तो यहाँ नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर से दोनों जगह डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय, और ये क्या है, ये तो बीटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा यहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो सब जगह, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब ये आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये बीटा मान लो 30% आ गया, तो ये कितना आएगा 70%। अगर पॉइंट में निकाले तो ये 0.3, तो ये 0. तो यहां क्या करना है 1 माइनस बीटा, और बीटा की वैल्यू डालो, आपके सबके आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का, कहां पे इंक्लाइन प्लेन। तो ये फॉर्मूला हमने निकाले क्या, जी साइन थीटा इनटू बीटा, आउट बाहर जल्दी से, क्लास में आ रहे खेलने को आ रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो ये फॉर्मूला हमने निकाले, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा इनटू बी। ठीक है, तो ये बी नहीं सॉरी बीटा, और बीटा की वैल्यू यहां पे आ गई सबके हमारे। तो क्या एक्सेलरेशन की भी वैल्यू सबके आगे हमारे, तो यहां पे बस बीटा की वैल्यू डालते जाओ, एक्सेलरेशन सबको मिलते जाएगा। जो क्वेश्चन में थीटा रहा बस वो थीटा डाल देना। अगर थीटा 30 डिग्री दिया हो रहा तो साइन 30 1/2 45 दिया रहा तो 1/2 60 दिया रहा तो 90 दिया रहा तो 1। ठीक है, तो वैसे डालते जाओ, एक्सेलरेशन का आंसर डायरेक्ट आता जाएगा। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, हमारा इंक्लाइन प्लेन किधर है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें पूछेगा ये हॉलो या फिर ये डिस्क है, और ये डिस्क घूमते घूमते यहां तक आ चुका है, कहां तक, ये डिस्क घूमते घूमते यहां तक आ चुका है, और यहां तक आने के बाद इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। तो वो एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हमको ये पूरा डायग्राम बनाने की एक एक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं डिस्क के लिए बोलूं तो क्या आप आंसर बता सकते हैं यहां से, डिस्क के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा
तो डिस्क कहां है हमारा, डिस्क ये है, तो क्या है जी साइन थीटा इंटू बीटा, तो इसका आंसर आएगा जी साइन थीटा इंटू 2/3, ये हो गया आंसर। और यहां पे 2/3 इंटू 100 कितना परसेंट, 2/3 इंटू 100 यहां रख दो, कितना परसेंट, नहीं परसेंट, 100 के अंदर आएगा 66.66%, तो ये कितना आएगा 33.33। ऐसे आप सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपने ये टेबल याद रख लिया तो इसके रोटेशनल मोशन के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 90% क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ ये टेबल आपको एक बार समझ लेना है, फिर याद करना है। ठीक है, तो इसमें सब वैल्यूज कहां से आए मैं बेसिक से बताया भी पूरा। तो अब देखो आगे निकालते हैं। तो क्या आप ये टेबल भर सकते हैं इसका, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल है, जी साइन थीटा इंटू 1/2, तो ये आंसर आ गया जी साइन थीटा इंटू 1/2। यहां पे और यहां पे क्लियर है। अब यहां पे टाइम का फॉर्मूला निकालना है। तो ये देखो, ये जो फिर से हमारा स्लोप पे से नीचे आ रही थी बॉडी, क्या वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ये देखो इधर, हाँ टेढ़ा है पर मेरा है, और मेरे में भी कैसा है, ये सीधा ही नीचे आ रहा है ना, ये ऐसे तो नहीं आएंगे नीचे, सांप थोड़ी, सांप रहा तो कैसे आता था, सांप की फितरत नहीं है। ओहो, क्या पूछा मैंने, क्या आंसर दे रहे, मैंने पूछा सांप आता कैसा, तो किस आता है, सांप की आवाज कैसे आती है, तो तब समझ सकते थे कि भाई सही आंसर आ रहा है, मतलब दिमाग में गड़बड़ है कुछ तो भी। क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं मैं, आंसर कुछ और दे रहे, मैं पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, हाँ ठीक है, तो सांप ही दिख रहे पूरे, वो अस्तिनों के सांप है, अस्तिनों के भी नहीं है, आवाज है तो बाहर है अभी। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे ये सीधा आने वाला ऑब्जेक्ट, तो जब ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में आएगा तो मोशन इन 1D के पूरे टॉपिक्स लगा सकते हैं। मोशन इन 1D के जो 3 इक्वेशन थे उनको क्या नाम था, काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो वो काइनेमेटिक इक्वेशन यहां लग सकते। और यहां पे नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट को यहां रख के छोड़ दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, तो हमारा पहली इक्वेशन क्या थी, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो वो हम लगाएंगे तो यू कितना 0, तो ये देखो वहीं से ये इक्वेशन उठा के लिखी गई है, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से टाइम निकाल सकते हैं क्या, यहां से टाइम की इक्वेशन बताओ, टाइम की इक्वेशन बनाओ, t इज इक्वल टू क्या, हाँ 2s अपॉन √2s अपॉन a, तो यहां से टाइम की इक्वेशन यहां लिख देता हूं मैं, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो t की इक्वेशन आएंगी √2s/a, और a का आंसर है क्या, ये देखो यहाँ पे a का आंसर है हमारे पास, ये a का आंसर, तो यहां पे बस करना है √2s/a। अब s तो वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा जितना भी आया l लेंथ का, तो यहाँ पे s ही मान लो, तो इसका आंसर क्या आएगा √2s/g साइन थीटा इंटू 1/2, ऐसे ही पूरा फिल कर दो इसको। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एट द बॉटम ऑफ द प्लेन, और कौन सी वेलोसिटी, फिर से सेंटर ऑफ मास की। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी में फिर से दो आएंगे, कौन से, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये देखो ये कैसे आएगा, तो यहां पे मैं बोलूंगा क्या निकालना है हमको, वेलोसिटी, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। हाँ इधर बॉयज, तो यहाँ पे अब ये देखो, ये था ऐसा, यहाँ पे एक प्लेन था, ये आ रहा था नीचे डिस्क, अब यहाँ पे अभी ये रेस्ट पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये लेंथ दिया है हमको और ये थीटा दिया है, तो हाइट कितनी है, ये एच का आंसर इसमें निकालो, तो एल साइन थीटा आ जाएगा, तो एच के जगह हम लिखेंगे एल साइन थीटा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है बोल लेना, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एल साइन थीटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, जब ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे
तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आएंगी। और कितनी आएंगी? काइनेटिक एनर्जी ये इतनी आएंगी। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? तो होमवर्क ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है।